Assalamu alaikum students, welcome back to another study lecture of chapter 2 current electricity, and the topic is electrical resistance. Okay, before starting the topic, hope so you have watched the yesterday's video जो इसका लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में भी दे रही हूँ, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के MCQs का लेक्चर था जो मैंने कल डिलीवर किया है। तो वहाँ पे आप इस रेजिस्टेंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा MCQs जो हैं वो मैंने करवाए थे, और उसमें मुझे कमेंट्स में फिर कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि हमें रेजिस्टेंस का टॉपिक ही क्लियर नहीं है, तो हम इससे रिलेटेड MCQs कैसे सॉल्व करेंगे। सो मैं आज आप लोगों को रेजिस्टेंस के MCQs और इसके टॉपिक से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड टिक्स बताऊंगी, जो आप लोगों को MDCAT में या फिर जो है आप लोगों के जो फाइनल एग्ज़ाम होता है बोर्ड का, उसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ये मेरे अपने नोट्स हैं, अपनी मेरी जो टेक्स्ट बुक है, वहाँ से मैं आप लोगों को बहुत अच्छा सा जो है वो लेक्चर डिलीवर करूँगी। सो आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर इन MDCAT, वेदर इन MDCAट और इन योर बोर्ड एग्जाम। ओके गाइस। सो और जो मैंने इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक के MCQs की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि मैंने एक जो है एक मिस्टेक अकेले या कुछ मैंने आप लोगों के लिए एक उसमें क्यूरी छोड़ी है, जो मैंने आप लोगों को कहा था लास्ट वीडियो में कि आप लोगों ने आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि आप इसका हमें प्राइस क्या मिलेगा, कि अगर हमने बता दिया कि आपने क्या मिस्टेक की है। तो बच्चों फिर मैं उनका जिसने भी मुझे बताया उनके लिंक को मैं जो है वो पोस्ट करूँगी, उसको मेंशन करके जो है वो मैं आप लोगों को मिस्टेक बताऊँगी। सो अभी तक अगर जिसने वो वाला लेक्चर नहीं देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक के MCQs वाला, प्लीज़ वहाँ जाएँ देखें। और अगर आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हैं, तो अगर आपने थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर को पढ़ा है, तो आप लोग उस मिस्टेक को ईज़िली आइडेंटिफाई कर लोगे और कमेंट में मुझे बताना कि वो क्या मिस्टेक है। ठीक है। ओके, अब और ज़्यादा टाइम हम ज़ाया नहीं करते। अच्छा जी, तो आप लोग भी अपनी सारी बुक्स या नोट्स जहाँ पे आप अपने लेक्चर नोट करते हैं ज़रा अपने साथ निकालें, और हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो द टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जो रेजिस्टेंस है, देखें नेम से हमें पता चल रहा है कि रेजिस्ट करना, रोकना किसी चीज़ को। ठीक है। अब हम फिज़िक्स की टर्म में इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस इज़ द ऑपोजिशन दैट इज़ ऑफर्ड बाय द सब्सटेंस टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को कल MCQs में भी बताया था कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फ़्लो होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोल रहे होते हैं। ठीक है। फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड करंट। तो सिंपली हम रेजिस्टेंस की डिफिनीशन ये लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज़ द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द सब्सटेंस to the flow of current. ठीक है। So this opposition occurs between atoms and molecules of the substance that obstruct the flow of these electrons. ठीक है। अब क्या हो रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। हमें पता है कि करंट प्रोड्यूस ही कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। अब वो वाले एटम या मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो वही क्या कर रहे होते हैं, वही वाले एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे होते हैं उस करंट के पास होने को, उन इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो को एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रेजिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। चलिए मैं इसको आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ। ओके जी। सो लेट सपोज़ ये जो हमारे पास है ये एक कंडक्टर है। ठीक है। और इसके अंदर ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये फॉर एग्ज़ाम्पल जो हैं वो मूव कर रहे हैं। ठीक है। दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या कर रहे होते हैं, ये रैंडम डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहे होते हैं। ये आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा होगा। ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडम मूव कर रहे हैं, और इनके मूव करने को ही हम क्या बोल रहे होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने को हम बोल रहे होते हैं करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। अब देखें इनके रास्ते में इनकी रेजिस्टेंस जो है, ये वॉल ऑफ कंटेनर भी है। ठीक है। ये कंडक्टर है या कंटेनर है। ठीक है। इसकी वॉल्स भी हमारे पास क्या हैं, इन इलेक्ट्रॉन के फ़्लो के रास्ते में रुकावट हैं। तो ठीक है। इसी तरह जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जब इनकी ऑब्वियसली इनकी जो अमाउंट होती है, इनकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ये एक दूसरे को भी जो है वो रेजिस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला जब इसके साथ कोलाइड करेगा, तो एज अ रिज़ल्ट ये एक दूसरे को क्या प्रोवाइड कर रहे होंगे, रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो ये वाले ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के लिए एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रेजिस्टेंस जो है वो कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर हम मेटल्स की तरफ आते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि सर्टेन सब्सटेंसेस मेटल्स, जो मेटल्स होते हैं जैसे कि सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, अब इनके रास्ते में जो अपोजिशन होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है। अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होती है इन मेटल्स वो बहुत ज़्यादा कम होती है। अच्छा, इसकी रीज़न मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि ये क्यों कम होती है। ठीक है। अच्छा,
फिर हमने पढ़ा कि द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अभी जो मैंने आप लोगों को फिगर बताई थी, ये वाली फिगर थी, इसको आप लोग दोबारा से देख लें कि जब एटम्स एक दूसरे के साथ जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हों और एटम्स एक दूसरे के साथ कलाइड कर जाएं, ठीक है, तो वो एक दूसरे को क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, दे ऑफर रेजिस्टेंस टू वन अनदर। So each collision result in the liberation of minute quantity of heat। अच्छा, कंडक्टर्स के केस में जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और इनके दरमियान कोलिजन होती है तो एज अ रिज़ल्ट कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो होती है वो रिलीज़ हो रही होती है। अच्छा, इसको मैं आगे जाके आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेती हूँ, पहले हम इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब SI यूनिट रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओहम होती है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ओमेगा के सिंबल से, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने नीचे 1 ओहम को, ओहम हमने क्या कहा है कि यूनिट है किसकी, रेजिस्टेंस की यूनिट है। अब इन्होंने नीचे डिफाइंड किया ओहम को कि ओहम क्या होता है, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज़ टू बी 1 ओहम इफ़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस इट्स एंड काजेज 1 एम्पीयर करंट टू फ्लो थ्रू इट, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हम क्या कब बोलेंगे कि 1 ओहम रेजिस्टेंस जो है वो वायर में प्रोड्यूस हो रही है, जब हम उस वायर को 1 वोल्ट का जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक वायर को अप्लाई कर रहे हैं और 1 एम्पियर करंट उस वायर से फ़्लो हो रहा है, तो उस वक्त जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ 1 ओहम रेजिस्टेंस, ओके। अच्छा, अब ये वाली डिफिनीशन हमने क्यों पढ़ी है, क्योंकि हमने इसका क्या बनाना है, फार्मूला बनाना है, ठीक है। तो अब देखें कि इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तो मतलब ओमेगा किसकी इक्वल हो जाएगा, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर करंट, ठीक है। अच्छा, अब रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ये सिंबल है, ठीक है, किसका, रेजिस्टेंस का सिंबल है, ठीक है ना। ये आप लोगों को इस बुक के अंदर नहीं मिलेगा, ये मैं आप लोगों को अपना लेक्चर जो है वो मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ। इसके अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। सो आप लोगों ने सिर्फ अपने नोट्स पे या वीडियोज़ पे रिलाय नहीं करना, बल्कि आपने ये वीडियो बहुत अच्छे से एंड तक देखनी है। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ा कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, ठीक है। अच्छा, तो आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि जो ऊपर भी एक लाइन लिखी हुई है जो इस पैराग्राफ के साथ है, वही लाइन ये मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ। मैंने एक्स्ट्रा मटेरियल जो है डिफरेंट सोर्सेज से आप लोगों के लिए गैदर करके रखा हुआ है, तो आप लोगों ने इसको ज़रूर देखना है। अच्छा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होती है, ठीक है, ये मैं आप लोगों को अभी भी बता रही हूँ, ये आगे मैं आपको अगले नेक्स्ट पेज पे इस बुक पे है रेजिस्टिविटी क्या होती है, उधर मैं आपको अच्छे से रेजिस्टिविटी का जो है कंसेप्ट समझा लूँगी। अभी आप ये देखें कि जो रेजिस्टेंस होती है और जो रेजिस्टिविटी होती है ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये दोनों रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दे आर द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मतलब ये किसी न किसी मटेरियल के साथ। अब देखें, कोई मटेरियल नहीं है, कोई कंडक्टर नहीं है, तो रेजिस्टेंस किस तरह होगी, ठीक है। कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो रेजिस्टेंस किस तरह होगी। तो ये हमारे पास मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर रेजिस्टेंस भी होता है और रेजिस्टिविटी भी होती है, ठीक है। तो चलें, लेट्स मूव टूवर्ड्स द फैक्टर्स अपॉन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, मतलब जो हमारी रेजिस्टेंस है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा, ये मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं कि एक्सपेरिमेंटली जो है ये ऑब्जर्व किया गया है कि रेजिस्टेंस इन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। मैं आपको बार बार अगेन से बता रही हूँ कि जो रेजिस्टेंस, ये हम लोग किसके फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस के, ठीक है, कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी के फैक्टर्स सेपरेट हैं, वो ये नहीं है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस के फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। जो रेजिस्टिविटी के हैं वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम लेंथ वाला फैक्टर दे देखते हैं। तो जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू द लेंथ, लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी, ओके। ये कल के MCQ जो मैं करवा रही थी उसमें, तो मैंने आप लोगों को कल के जो MCQs में भी बताया था कि लेंथ एंड रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। मतलब एक वायर की जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी उसके अंदर रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि जो सबसे पहले रेजिस्टेंस है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, लेंथ पर डिपेंड कर रही है। उसके बाद दूसरा हम इसका फैक्टर देख लेते हैं। तो इसका दूसरा फैक्टर है एरिया। रेजिस्टेंस और एरिया का इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी एरिया उतना कम होगा। ये भी मैंने कल के MCQ में आपको एक्सप्लेन किया था, वो वाले MCQs आपसे झटपट में हो जाएंगे, ठीक है। ये दो फैक्टर्स आपने देख लिए हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि रेजिस्टेंस जो है वो एंड रेजिस्टिविटी ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की, तो इसी तरह ये डिपेंड करती हैं किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे। ये मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ कि किस तरह डिपेंड करती हैं। देखें,
जो हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टेंस लो होती है, जो हमारे पास इंसुलेटर्स हैं उनकी रेजिस्टेंस हाई होती है। इसी तरह जो सुपर कंडक्टर्स हैं उनकी रेजिस्टेंस और भी कम होती है। तो ये नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद चौथा फैक्टर जो इसका हमारे पास आ जाता है वो है टेम्परेचर, ठीक है। अब टेम्परेचर का केस आप लोगों को के लिए थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, लेकिन आप लोगों ने आसानी से और अच्छे से समझना ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ, ठीक है। तो टेम्परेचर के साथ इसके इस तरह से थोड़ा कम्प्लेक्स है कि कुछ जो हमारे पास जो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है, जबकि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अब वो वाले जो मटेरियल्स हैं जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, उनके केस में जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या हो रही होती है, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है। जो टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट डिवाइसेस हैं, मटेरियल्स हैं, उनकी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है, और जो नेगेटिव कोफिशिएंट टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल्स हैं उनकी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस कम होती है, ओके। तो ये सारा किस पे नेचर टेम्परेचर पे इस तरह डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि अब हम रेजिस्टेंस का फार्मूला ड्राइव कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा चलें जी, अब हम क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस का फार्मूला ड्राइव कर रहे होते हैं। अब हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू लेंथ, ठीक है। रेजिस्टेंस और लेंथ का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह हमने अभी पढ़ा कि रेजिस्टेंस और एरिया का क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। ये भी हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का भी रिलेशन होता है, ठीक है। लेकिन जब हम फार्मूला बनाएंगे तो उस वक्त हम लोग टेम्परेचर को हम क्या लिखते हैं, फार्मूला ड्राइव करते वक्त हम टेम्परेचर को रखते हैं कांस्टेंट, ठीक है। हम कांस्टेंट क्यों रख रहे होते हैं, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि टेम्परेचर के लिए कोई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का इफेक्ट नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ करने से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, और नेगेटिव के लिए रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करने से टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो इसका कोई एक स्पेशल कोई इफेक्ट नहीं है, तो हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते हैं। अच्छा, अब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो फार्मूला हमारे पास रेजिस्टेंस का क्या बन जाता है, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। अब हम लोगों को ये जो प्रोपोर्शनलिटी है इसके साइन को रिमूव करना है। तो आप लोगों ने तो ये मैट्रिक्स हम लोग बल्कि 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं इक्वलिटी का, तो हमने ज़रूर भी कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड करना होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के केस में जो हम कांस्टेंट ऐड करते हैं वो हमारे पास होता है रो एल डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। एंड दिस इज़ रो, ठीक है। अब इस रो को हम क्या बोलते हैं कि दिस इज़ रेजिस्टिविटी, ओके। एंड व्हाट इज़ आर इज़ रेजिस्टेंस, and what is L is length, okay, and what is A is area, ओके। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास रेजिस्टेंस का फार्मूला जो है वो ड्राइव हो गया है, R इज़ इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए। अच्छा जी, यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि रेजिस्टिविटी क्या है, और हमने रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है वो भी ड्राइव कर लिया है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को कहा था मैं बताऊंगी कि रेजिस्टिविटी होती क्या है और ये डिपेंड किन चीज़ों पर करती है, ठीक है। जो अभी हमने पीछे डिपेंडेंस पढ़ी है वो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस है। रेजिस्टिविटी के जो फैक्टर्स अफेक्टिंग हैं वो मैं आप लोगों को अभी बताने जा रही हूँ, ठीक है। आप लोगों ने बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना, बिकॉज MDCAT में ज़्यादातर आपसे जो क्वेश्चन आता है वो रेजिस्टिविटी से आता है, और इसका एक रिलेटेड MCQ हमारे एक्सरसाइज में भी जो मैंने कल आप लोगों को करवाया था, वो अगर आप लोग अभी इस वीडियो को सुने तो वो MCQs आप लोगों के लिए हलवा बन जाएंगे, ओके। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो रेजिस्टिविटी जो होती है ये एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, ठीक है। इसको ये क्या चीज़ होती है कि एक मटेरियल के अंदर कितनी रेजिस्टेंस ऑफ़र हो रही है, उस चीज़ को हम क्या बोल रहे होते हैं कि क्या है, रेजिस्टिविटी है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने रेजिस्टिविटी से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आप अपने कान दिमाग सब कुछ खोल के सुन लें कि रेजिस्टिविटी जो है ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड नहीं करती। व्हाट आई मीन बाय फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि एरिया हो गया, लेंथ हो गई,
ठीक है, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी पे, नॉट टेम्परेचर नॉट अ फिज़िकल क्वांटिटी, किसी फिज़िकल प्रॉपर्टी, ठीक है, लेंथ, एरिया, रेडियस, इन चीज़ों पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। और अक्सर ये एमसीक्यूज़ आता है कि अगर हम लेंथ को इतना कर लें तो रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी, हम एरिया को इतना कर लें तो रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी। तो एरिया और लेंथ को बेशक इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें, रेजिस्टिविटी पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ना। ओके, रेजिस्टिविटी अब डिपेंड किस पे करती है, रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर इज़ नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, सो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अच्छा, अब हमारी बुक में भी लिखा हुआ है कि जो रेजिस्टिविटी मेटल्स की होती है और जो एलाइज की होती है बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। तभी तो हम बोलते हैं कि जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। और मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि ये जो जितने भी ये कंडक्टर्स हैं, ठीक है, इनकी जो कंडक्टर्स हैं, ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था कि वो टेम्परेचर कोफिशिएंट उनका पॉजिटिव होता है। तो मतलब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उनके साथ क्या होगी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ होगी। इस वजह से मेटल्स और कंडक्टर्स के केस में हम लोग टेम्परेचर को कम रखते हैं, लो रखते हैं, ताकि उसकी रेजिस्टिविटी हाई हो। ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेचर नेगेटिव कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ। अच्छा, जबकि इंसुलेटर्स, ये बात भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, लेक्चर को गौर से सुने, वही बातें रिपीट होती जा रही हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लोग खुद भी साथ साथ करते हुए कि रेजिस्टिविटी इंसुलेटर्स की बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब मैं आप लोगों को से पूछूं कि क्यों रेजिस्टिविटी इंसुलेटर्स की हाई होती है, तो वो इस वजह से हाई होती है बिकॉज दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स, दे आर पुअर कंडक्टर्स। और ये जो होते हैं, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट इनका पॉजिटिव होता है, तो इनका टेम्परेचर जब हम ये जो इंसुलेटर्स होते हैं हमारे पास, ये जो इन सेमी कंडक्टर्स होते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के साथ। ठीक है, और टेम्परेचर जब हम कम करेंगे तो इनकी रेजिस्टिविटी एक्सट्रीमली लार्ज हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इनकी इतनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है कि यहाँ से करंट पास ही नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई वी कॉल देम इंसुलेटर्स। ठीक है, कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कम होती है, दैट्स वाई दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। एंड इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी एक्सट्रीमली लार्ज होती है, जिसकी वजह से दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स एंड इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास थ्रू इट। ठीक है, एज ए रिज़ल्ट हमारे पास क्या होता है कि इंसुलेटर्स दे आर बैड कंडक्टर ऑफ करेंट। ठीक है, उसके बाद एक सेमी कंडक्टर्स भी होते हैं। तो सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी और उनकी रेजिस्टिविटी दोनों जो हैं वो लाई करते हैं इन बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ना बहुत ज़्यादा हाई ना बहुत ज़्यादा लो। अच्छा जी गाइस, लगे हाथों में आप लोगों को कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का टॉपिक भी करवा देती हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस के साथ है। वैसे रेजिस्टेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंडक्टेंस का भी आप लोग देख लें। ठीक है, एफएससी के लिए तो ऑब्वियसली ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एमडीकेट में सच कंडक्टेंस से नहीं आता है। इसकी यूनिट्स वैसे आ जाती हैं, लेकिन ये ये आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप देख लें। तो कंडक्टेंस क्या होती है, इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, तो ये कंडक्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल होती है। अच्छा, तो हम कंडक्टर्स को जो है वो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए सिंबल जी से करते हैं। और रेसिप्रोकल का क्या मतलब है, 1/r। अब इसकी यूनिट्स में आ जाते हैं। ऐसा यूनिट कंडक्टर्स की मोह होती है। अब हमने इसकी ओहम पढ़ी थी, तो इसकी मोह मतलब इसके रेसिप्रोकल है, तो इसका सब कुछ रेसिप्रोकल करते जाएं, यूनिट्स को भी। ओहम की स्पेल्ड को हम जब बैक करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो वो मोह बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम कंडक्टर्स के लिए एक और यूनिट है साइमन, ये भी यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, ये किसकी यूनिट है, कंडक्टर्स की, और इसको हम लोग एस के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, जिस तरह जो कंडक्टेंस है उसकी रेजिस्टेंस है, उसका रेसिप्रोकल कंडक्टेंस है, इसी तरह जो रेजिस्टिविटी है तो उसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आ जाती है, कंडक्टिविटी आ जाती है। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, अब इफ़ अ कंडक्टर हैज़ रेजिस्टिविटी रो, तो फिर उसकी कंडक्टिविटी सिग्मा हो जाएगी। ठीक है, अब 1/रो आ जाएगा। अब हमने पीछे रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या पढ़ा था। अच्छा जी गाइस, तो यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या लिखा है, यही लिखा है ना कि R इज़ इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए, ये लिखा है। अब यहाँ से हम इसे रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालते हैं, तो रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या बन जाएगा, आर ए डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, तो अब ये एल है, ओके, दिस इज़ एल। अच्छा, अब देखें जो हमारे पास कंडक्टिविटी है। ठीक है, कंडक्टिविटी हमने क्या पढ़ी है, दिस इज सिग्मा। सिग्मा इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी विच इज़ रो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या है, हमारे पास सिग्मा इज़ रेसिप्रोकल टू रो। तो रो की वैल्यू R A/L है, तो जो सिग्मा है हमारे पास उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, L डिवाइडेड बाय
RA। तो MCQs के लिए आप लोगों ने एक ये फार्मूला याद रखना है, एक ये फार्मूला याद रखना है, इनके ये सिंबल्स आप लोगों ने याद रखने हैं कि व्हाट इज़ दिस इज़ resistivity not resistance, and this is conductivity not conductance. good, okay, this। तो ये फार्मूलाज आप लोगों ने बहुत ज़्यादा याद रखना है। इसी तरह जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है उसकी यूनिट जो है वो ओहम मीटर थी और इसकी मोह पर मीटर हो जाएगी। और इसी तरह जो साइमन है इसकी मीटर पर, या ये आप लोग डिराइव कर लें, ठीक है। दिस इज़ वेरी इजी। उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है कि जो पॉजिटिव जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है उनकी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है, और जो नेगेटिव जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास इंसुलेटर्स हैं, ठीक है, तो उनका सॉरी जो हमारे पास कंडक्टर्स हैं, तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो है वो रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। द रेजिस्टर ऑफ मटेरियल चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। the effect of our temperature upon resistance varies according to type of material, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ये मैंने आप लोगों को अभी बताया, ये साथ आप लोग रिवाइज़ करें, ठीक है। चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं कि रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर की, फॉर एग्जांपल कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इसकी इंक्रीज़ होती है विद इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर। वाई? बिकॉज इट इज़ टेम्परेचर कोफिशिएंट मटीरियल, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट इज़ पॉजिटिव। द चेंज इन रेजिस्टेंस इज़ वेरी रेगुलर फॉर नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। नॉर्मल होगा तो ऑब्वियसली इसकी रेजिस्टेंस भी नॉर्मल होगी, लेकिन अगर हम उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, कंडक्टर्स के केस में। इसी तरह अगर हम इंसुलेटर्स के केस में आते हैं, जैसे ग्लास, मेकर, रबर, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, तो इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज़ होती है विद टेम्परेचर, क्योंकि इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव होता है। ओके, होप सो कि आप लोगों को ये सारा बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा, ये जो टेबल है इसमें आप लोग रेजिस्टिविटी इनकी देख लें, ठीक है। ये कंडक्टर है, ठीक है, ये सारे कंडक्टर्स हैं, तो इनकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है ये MCQs में, ठीक है। हमारे पास कभी कभी कॉपर का खास तौर पे पूछा जा सकता है, तो आप लोगों ने इसको याद रखना है। सो जी गाइस, दिस वाज द लेक्चर ऑन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसके अलावा आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि मेरे पास जो है वो मेरे अपने नोट्स हैं ऑफ माय FSC, जिसके अंदर मैंने सारे चैप्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से नोट डाउन किए हुए हैं, वो MDCAT के हों या फिर वो FSC के हों। या आप लोग देख सकते हैं सारे टॉपिक्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, इसके अलावा ओहम्स लॉ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने सारे जो लेक्चर्स हैं वो अपने नोट किए हुए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी, दिस इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड सोलिनॉइड का केस, मतलब ये सारे जो आप लोगों के फ़िज़िक्स के फार्मूलाज हैं, ये जितना भी आप लोगों का कंसेप्ट मटेरियल है रिलेटेड टू योर MDCAT, रिलेटेड टू योर FSC, साथ न्यूमेरिकल सॉल्व हुए हुए, तो ये मेरे पास एक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सा जो है वो एक नोट्स टाइप का मटेरियल है। अगर आप लोगों को ये सारा चाहिए, ठीक है, जो मैं आप लोगों के साथ अच्छे से ये सारा विद डायग्राम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन वीडियो बनाऊं, तो आप लोग मुझे उसके लिए कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमें ये आप लोग आपका जो लेक्चर है या जो आपके नोट्स हमें चाहिए, तो मैं यहाँ से आप लोगों को सारा और भी कंसेप्ट के साथ जो है वो पढ़ा लिया करूँगी, ठीक है गाइस। सो लेकिन आप लोगों ने इसके लिए ज़रूर भी चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को जैसे ही मैं एक नई वीडियो बनाऊँ, मैंने अब डेली से जो है वो एक टॉपिक की, फ़िज़िक्स के टॉपिक की वीडियो अपलोड करनी है, जो आप लोगों ने कभी भी मिस नहीं करनी है। आप लोगों के अगर MDCAT को क्लियर करना है या आप लोगों ने अपने FSC में बहुत अच्छे से A+ ग्रेड्स लेने हैं, तो आप लोगों ने इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मस्ट गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू अपलोडेड video. And apart from it, write a beautiful comment, and if you like the video, don't give it a thumbs up, and take a very good care of yourselves, and remember me in your precious prayers. We'll meet you in another video. Allah Hafiz.